हेलो टू ऑल, एज आई प्रोमिस टू यू कि मैं सारे के सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन प्लस इस बार इलुस्ट्रेशन भी अंडर दी लो सीए फाइनल पेपर नंबर 4 के अंदर हम लो के जो जितने भी क्वेश्चन है, जितने इलुस्ट्रेशन है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है जो हमें मॉड्यूल में दे रखे हैं वो कवर करवाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं ऑडिट के अपलोड कर रखे हैं, तो आप ऑडिट के अगर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना चाहते हो एग्जाम से पहले या फिर 2-3 बार देखना चाहते हो ना, तो प्लीज़ रेफर इट, बिकॉज ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है ना वो एनालाइज ही नहीं कर पाते कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज हमने पढ़ा सब कुछ होता है लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होता है। तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ 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 मॉड्यूल के क्वेश्चन करके जाइए। अब आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सेल्फ पढ़ना या फिर उसको याद करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सुनना, आपको अपने आप रियलाइज़ होगा कि ये कंसेप्ट आपको आता है, इस वे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। और इलुस्ट्रेशन भी इस बार मैं इसमें कवर कर रही हूँ, बिकॉज लो में अच्छे अच्छे इलुस्ट्रेशन जो है वो किसी भी टॉपिक के पास में वो डालते हैं, तो वो भी एक अच्छा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक्चुअली मैं आपको जो है वो कंसेप्ट नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज कंसेप्ट बिल्डिंग मैं मानती हूँ कि आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, डन। लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं लगता है कि मुझे आपको किसी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो डोंट वरी, वो मैं आपके साथ करूँगी, उसमें कोई दिक्कत जो है वो आपको फील नहीं होगी। ओके, नाउ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019, ठीक है, अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करने, हाउएवर हिज पेरेंट्स फॉल सिक, उसके पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया का मौसम उन्हें सूट नहीं हुआ, ही स्टेड टिल 31 मार्च 2020, यानी कि सर अब वो 31 मार्च 2020 तक इंडिया में ही रहा क्योंकि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, ठीक है। देयर आफ्टर ही कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया, इट इज़ uncertain, however uncertain that he will leave India in next 6 months when his parents रिकवर। देखो सर अब उसके पेरेंट्स रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, इंडिया छोड़ देगा, लेकिन इट इज़ अनसर्टेन बिकॉज उसके पेरेंट्स कब सही होंगे उसे नहीं पता। हिज स्टे इन इंडिया इज़ नाइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, हम तो ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, नॉर फॉर द बिजनेस और नॉर फॉर द सर्कमस्टेंस विच शो दैट ही विल स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। मतलब जब हम इंडिया आए ना, हमने ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हूँ या मैं बिजनेस के लिए आया हूँ या फिर मैं अनसर्टेन पीरियड के लिए आया हूँ। आने के बाद जो अनसर्टेनिटी हुई उसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। इन अ सच अ केस इवन इफ ही हैज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days 1920, he will become a non-resident for the 1st April 2020 also। तो अगर ये कहता है कि ही हैज़ रेजिडिंग इन इंडिया मोर देन 182 days इन 1920, 1920 में अगर वो 182 दिन से ज़्यादा रुकता है, ही विल बी कंटिन्यू टू बी अ नॉन रेजिडेंट फॉर फ्रॉम 1st April 2020 also if financial year 1920 he is of course PROI, person resident outside India, and he did not, ध्यान रखना, he did not reside in India for more than 182 days in 1819। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो जब कोई पर्सन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में आता है, तो जब वो इंडिया में आता है तब से ही वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है। लेकिन अगर ये केसेस हटा दें, इसके अलावा हम पिछले साल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि भाई साहब वो पिछले साल 182 डेज़ इंडिया में रहा या नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या होता है देखना, अगर वो पर्सन जो है वो 1920 में इंडिया में रहता है तो ऑब्वियसली वो मोर देन 1920 में रहता है तो वो मोर देन जो हो जाएगा 182 डेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2021 के लिए सुनो, 2021 के लिए वो क्या बन जाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो कह रहा है कि भाई साहब 2021 के लिए, विच मीन्स ना तो 1920 ना 1819, वो जो है वो PROI होगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो फॉर द पर्पज ऑफ 1819 और 1920 PROI, अंडरस्टूड, यस सर, डन। So this was example.
If a person comes to India on 1st June 2019 for employment, business or circumstance in which the answers different होता, हम उसे PRII मान लेते हैं, यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेते हैं। देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं होना कि वो किस पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो तुम पर्पज़ मेंशन करके लिख दो कि अगर ये पर्पज़ रहा तो हम ये करेंगे और ये पर्पज़ रहा तो हम ये करेंगे, ताकि आप सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी दे पाएंगे। ठीक है, उसको कैसे चेक करना वो देख पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, मिस्टर एक्स हैड रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर लेस देन 182 डेज। ठीक है, 1920 में वो 182 दिन से कम इंडिया में रहा। ही हैड कम टू इंडिया 1 अप्रैल 2020 फॉर कैरिंग अ बिजनेस। सर, वो इंडिया आया कब? 1 अप्रैल 2020 को, क्या? बिजनेस कैरी करने के लिए। ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस ऑन अप्रैल 20। अच्छा, वो बिजनेस कैरी करने के लिए इंडिया में आया है, लेकिन वो फिर इंडिया को छोड़ देगा। कुल मिला के 1 महीने के लिए आया और ही लिव्स इंडिया ऑन जून में तो वो इंडिया छोड़ चुका। डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर दी पर्पज। अब मेरी बात सुनो, जब कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है तो आप कहेंगे कि भाई साहब, अगर वो किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए आ रहा है तो हमने उसे क्या बोला कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए आया, 1 महीने के अंदर ही चला गया, तो यहाँ पर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस 182 डेज से देखेंगे। देखो, 1920 में ऑब्वियसली अगर वो 182 दिन से कम में रहा, तो फिर अगर मैं आपको 1920 के स्टेटस से 20 और 21 का स्टेटस बताऊँगा ना, 20 और 21 का स्टेटस बताऊं, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली 2021 में तो उसका किसी तरीका का उसके ऊपर पर्सन रेजिडेंट इंडिया आएगा नहीं। फिर जैसे कि वो यहाँ पर अप्रैल से जून रुका, तो उसके लिए 2021 के लिए 22 के लिए अपन क्या बोलेंगे? तो वो इंडिया का है। फाइनेंशियल ईयर 1920 लेस देन 182 डेज इंडिया में रहा, रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेस देन। उसके बाद हमने बोल रखा ही हैड कम टू इंडिया, और वापस बाद में इंडिया आया वो, और लीव द बिजनेस ऑन, ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस ऑन। ठीक है, एंड लीव इंडिया, सो वो इंडिया को छोड़ रहा है। तो सुनो, एज एक्सप्लेन इन अबाउ एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। क्यों? क्योंकि 1920 का स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, 1920 का स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर 21-22 मिस्टर एक्स वुड कंटिन्यू टू बी एन इंडियन। तो बोला कि भाई साहब वो 21 और 22 के लिए क्या रहेगा? रेजिडेंट कंटिन्यू रहेगा। क्यों? इफ़ ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग अ एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और अ वोकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर एनी other purpose would indicate his intent to stay outside India for the uncertain period. He would cease to be a person resident in India from the that he departure, जब वो क्या करता है? जाता है। ठीक है, it may be noted that even if Mr. X is a foreign citizen, if he has not left India for any this purpose, he would be considered as a person resident in India during the financial year 21-22. Thus, he is a purpose for leaving India is a decided is status on 1st July 2021. तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई इंडियन, देखो एग्जाम्पल के लिए अपने को लो, अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, आप रेजिडेंट इन इंडिया है 1920 में, लेकिन आप फॉर लेस देन 182 डेज इंडिया में रहे, फॉर हैड द पर्पस इन इंडिया, हैड कम, आप ही मतलब आप आए थे, ठीक है, इंडिया में ऑन अप्रैल, और अप्रैल में आकर आपने क्या किया? बिजनेस कैरी किया, और फिर आपका वापस जाने का मन हो गया तो आप 30 को चले गए। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जून, ठीक है, 90 डेज ही हो रही लमसम। तो अकॉर्डिंग टू आपको एक्सप्लेनेशन से आंसर देना है कि हम स्टिल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, एंड मिस्टर एक्स कंटिन्यू टू बी अ इंडियन रेजिडेंट, जो 1 अप्रैल को भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन छोड़ता है, अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया छोड़ रहा है, तो उसी दिन से हम मान लेंगे कि भाई उसने छोड़ दिया। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स अ फॉरेन सिटीजन, अगर वो फॉरेन सिटीजन भी होते, और इफ़ ही हैज़ नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी दिस पर्पज, अगर इस पर्पज से किसी के भी लिए वो फॉरेन नहीं छोड़ रहे होते, ही वुड बी कंसिडर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाते। मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, आई नो वेरी वेल। सुनो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ आपको, शायद इससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, समझना, थोड़ा सा फोकस करना प्लीज़, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ना, कंफ्यूज भी हो जाओगे। क्या बोला?
इस क्वेश्चन की एक समरी जो मैं आपको बना के बताती हूँ कि भाई साहब अगर कोई पर्सन जो है वो लेस देन 182 डेज 1920 में रहा तो आपके नॉर्मल स्टेटस आपको क्या बताता है कि भाई साहब वो 2021 में क्या बन जाना चाहिए, PROI बन जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल चीज़ कहता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल चीज़ कहता है। ये जो है वो आपका एक नॉर्मल ये वाली चीज़ अभी अपन रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है पर भाई साहब अगर कोई बंदा मैं आपसे कहूँ कि 20 नहीं अभी हाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बंदा 2021 में, ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा 2021 में किसके लिए आया, सोचो, बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर भी वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आया और वो बिजनेस करता है पूरा 1 साल और 1 महीना, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल 2021, यहाँ पर आप 1 महीना मत गिन लेना, ये पूरा 1 साल और 1 मंथ है। ठीक है, 1 साल 1 महीना। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन जो है वो बिज़नेस करने के लिए इंडिया में आ रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, बिजनेस के लिए इंडिया में आ रहा है, तो जब इंडिया में आ रहा है उसी दिन से वो क्या बन जाएगा, PRII बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अब ये बिजनेस के लिए आ रहा है तो क्या इसका बिजनेस 2021 का स्टेटस PROI रखा जाएगा, कट गया, नहीं रखा जाएगा। अब क्योंकि ये 2021 में इंडिया में रहा, 21-22 में इसका स्टेटस क्या होगा ये बताओ, ऑब्वियसली PRII। ठीक है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बस यही क्वेश्चन ही कहना चाहता था। अब अगला देखो, मिस्टर जेड हैड resided in India during the financial year 1920. He left India on 1st August 2020. उसने इंडिया छोड़ दिया फॉर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन 3 years। हायर स्टडीज़ के लिए व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो इसमें RBI ने एक अपनी गाइडलाइन इशू करी थी। जनरली अगर कोई बंदा जो है वो US जाता है हायर स्टडी के लिए, ठीक है, तो कहते हैं कि वो वहाँ पर जॉब भी शुरू कर देता है, और ये बात सही भी है। ठीक है, वो वहाँ पर जॉब भी शुरू कर देता है बिकॉज वहाँ का लोन चुकाने के लिए उसे वही जॉब करनी पड़ेगी, इंडिया वाला इतना पेमेंट करता नहीं है, तो वहाँ वो जॉब भी शुरू कर देता है। तो आप इसे PROI मान सकते हैं। ठीक है, PROI मान सकते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ सर, आप उसे NR कंसीडर करो अगर आपको करना है तो, या फिर अगर उसे अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो स्टडी के लिए जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, PRI होना चाहिए अकॉर्डिंग। दोनों आंसर लिख कर आ जाओ। ठीक है, सुनो सुनो Mr. Zaid had reside in India during financial year 1920 for more than 182 days. After that, he has goes to USA for higher study. He has not gone out to stay outside India for undertaking an employment या business या फिर other purpose. Circumstance as would indicate that intention to stay outside India for an uncertain period. Accordingly, he would be पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, बट RBI ने क्लेरिफाई कर रखा है। तो मैंने बोला कि भाई साहब आप इन 3 पर्पज़ के लिए गए नहीं हो तो आप पिछले साल इंडिया में रहे हो आराम से, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाओगे, आप PRII कहलाओगे। लेकिन फिर मैंने RBI की जो गाइडलाइन बताई वो RBI ने लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप PROI भी बन सकते हो। ये देखो सर, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर वैसे तो बनोगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि अनसर्टेन पीरियड के लिए जाता है, इसलिए आप उसे नॉन रेजिडेंट भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपका आंसर ऐसा ही होना चाहिए कि भाई साहब अकॉर्डिंग टू रूल वो जो है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। और फिर आप अगर आपको याद आती है RBI की गाइडलाइन तो वो भी लिख दीजिए। अगला देखना, टॉय लिमिटेड इज अ जापान कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जापान की एक कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी सारी जगह है। इट हैज़ अ रोबोटिक यूनिट विच इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। अब देखो सर, एक जापान की यूनिट का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसकी हैज़ अ ब्रांच इन सिंगापुर। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मुंबई में, उसकी ब्रांच सिंगापुर में। द हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल द सिंगापुर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर इंडियन बॉडी कॉरपोरेट जो है वो आपके किसी आउटसाइड इंडिया के बिजनेस को कंट्रोल कर रही है तो उससे भी उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसे भी हम क्या मानेंगे, इंडियन रेजिडेंट स्टेटस मानेंगे। बस यही आपको देखना है कि भाई साहब वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगी। तो टोय लिमिटेड बीइंग अ जापानीज कंपनी वुड बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली जापानीज तो कहाँ आपके यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर है, वो तो आउटसाइड इंडिया ही होगी। सेक्शन 2 यू डिफाइन पर्सनस अंडर क्लोज। पर्सन कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स एजेंसी, ऑफिस, ब्रांचेस। तो पहले आप पर्सन की डेफिनेशन समझाओ
कि भाई कंट्रोल बाय द सच पर्सन एंड द पर्सन अपीयर्स इन द पर्सन उज, देखो इंडिविजुअल के साथ साथ ऑफिसेज ब्रांच और ये सब कुछ पर्सन में ले रखा है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि भाई साहब जो ब्रांच या फिर ऑफिस या एजेंसी इट्स इंडिया ओन और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने क्या बोला, अगर कोई ब्रांच इंडिया में है, कोई ब्रांच इंडिया में है, उसे ओन या कंट्रोल भाई भले ही बाहर वाला पर्सन कर रहा है लेकिन वो इंडिया में है, तो यहाँ पर यही है मुंबई में ओन और कंट्रोल हो रहा है बाय अ पर्सन। तो या तो दो चीज़ें देखो, या तो भाई साहब ब्रांच इंडिया की बाहर है लेकिन बैठा हुआ पर्सन इंडिया में है, या फिर जो इंडिया में ब्रांच में बैठे हुए बाहर के लोग हैं, बस यही है। तो इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा, कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिंगापुर की यूनिट को कंट्रोल कर रहा है तो उसे भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके लिए आपको पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और वो जो प्रोविज़न है ना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वुड इंक्लूड्स द ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। रोबोटिक यूनिट in Mumbai is owned or controlled by a person resident outside India, hence it would be a person resident in India। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। मिस आलिया इज एन एरो होस्टेस विच द ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है। शी फ्लाइज द 12 days इन अ मंथ एंड देयर फोर द टेक अ ब्रेक ऑफ द 18 days, ठीक है, वो टाइम लेती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब अगर 12 days इन अ मंथ में और 18 days का ब्रेक लेती है तो देखो 12 महीने में 18 इंटू 12 करो कितना हो जाएगा, देखो सर 216 दिन हो जाते। ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज़ अकोमोडेट इन द बेस विच इज़ अ नॉर्मली सिटी इन द हेडक्वार्टर इन देयरफॉर द, जहाँ उसकी हेडक्वार्टर है ना सिटी का, उस एयरलाइन का, वो बेस्ड ऑन मुंबई। सर वो मुंबई में है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकम्पलिश मुंबई मोर देन 182 डेज रही। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ फेमा के अकॉर्डिंग। तो सर मिस आलिया स्टे इन इंडिया एज अ मुंबई बेस्ड ऑन द मोर देन 182 डेज प्रिसीडिंग। शी इज़ हाउएवर फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन यूके। सर वो एम्प्लॉयड तो कहाँ यूके में। शी इज़ नॉट कम इन इंडिया टू द एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और वोकेशन। ना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आई, ना वो बिजनेस के लिए आई, ना ही वो किसी वोकेशन के लिए आई। इंटेंट टू स्टे इन द अनसर्टेन पीरियड, ठीक है, और अनसर्टेन, ठीक है। अंडर सेक्शन 25B सच पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन रेजिडेंट। वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएगी बिकॉज स्टे एग्जिट, भले ही उसका स्टे एग्जिट कर गया है 182 डेज से इन प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल में उसका स्टे भले ही एग्जिट कर गया है। दस मिस आलिया मे बी स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब आप बोलोगे इफ हाउएवर शी हैज़ एम्प्लॉयड इन द मुंबई एंड ब्रांच इन ब्रिटिश एंड कंसिडर द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो मेरी बात सुनो, मिस आलिया जो है ना वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया नहीं कहलाएगी। मतलब मिस आलिया जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ करती है, यूके में करती है। तो सर उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूके में है, तो वो यूके की पर्सन है, वो इंडिया में स्टे करती है। भले ही वो इंडिया में स्टे करती है मोर देन 182 डेज भी हो गए हैं, फिर भी वो इंडिया की नहीं बनेगी क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट यूके में है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इट इज़ याद रखना आपको है ये चीज़। अब मेरी बात सुनो, इसके अलावा और क्वेश्चन भी है क्या, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे इसके अंदर। देखो इफ़ एन इंडियन रेजिडेंट रिसीव बैंक बैलेंस $10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंदन, द इंडियन रेजिडेंट कैन नॉट होल्ड ऑन द फॉरेन फंड्स, ही इज सपोज्ड टू ब्रिंग बैक द फंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8। क्या बोला, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट रिसीव करता है बैंक बैलेंस $10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंदन, Indian resident cannot hold on the foreign funds if he is supposed to bring back the fund as प्रोवाइडेड द सेक्शन 8। तो सर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आपका काम चलता है। सेक्शन 8 जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कहता है, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ करेंसी। देखो सेक्शन 8 जो है वो क्या कहता है भाई साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा बहुत क्या क्या इन पर फोकस करता है, तो जनरली करेंसी के इम्पोर्ट के बारे में कहते हैं। सुनो ये देखना, कुछ एग्जाम्पल्स और इन्होंने दे रखे हैं, सुनो क्या बोल रखा है। एन इंडियन रेजिडेंट इम्पोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉज मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इम्पोर्ट करी उन्होंने मशीन्स। However, under FEMA, it does not alter create an assets in India for the UK vendor. It does not create any liability to a UK vendor for the Indian importer. Once the payment is made, the Indian resident or UK vendor neither own or is own anything in the कंपनी दैट्स हैंस द करंट ट्रांजेक्शन्स। बताओ अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ये कह दे कि भाई हमने मशीन खरीदी यूके से, तो मशीन खरीदना क्या कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा या करंट नेचर का। ध्यान रखना भाई साहब, ना तो मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ मैं फॉरेन में, ना ही मैं कोई असेट्स क्रिएट कर रहा हूँ वो सामने वाला
यूके वाला इंडिया में, तो इसका मतलब सर ना मैं कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ यूके में, ना यूके वाला यहाँ कोई एसेट्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक बार मशीन मेरी हो गई, पेमेंट इसको हो गया, उसके बाद तेरे और मेरे दोनों के रास्ते अलग, तो इट इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, इट इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगला देखिए, एन इंडियन रेजिडेंट इम्पोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months। क्या बोलता है कि एक इंडियन पर्सन है, इम्पोर्ट करता है मशीनरी को और इंस्टॉल करता है अपनी फैक्ट्री में, क्रेडिट पीरियड जो है 3 महीने का है, मतलब मैं 3 महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ फॉर द क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months देयर इज a liability of the Indian importer to the UK vendor। technically under FEMA also it is a liability, है ना, it is a liability outside India। however under definition of current account transaction, short term banking and credit facility in the ordinary course of business are considered as a current transaction, since the import of machinery on credit term is a current account transaction, but credit period is 12 months under master directions for the import payment has to be made within a 6 month। if the exit creditor period is excess of 6 months, then it is a loan, and separate rules for loan the transactions fall within the one loan rules that are permitted short term loan by as a large means for 6 months the export realizations proceeds in 9 months। सुनो क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कहना चाहता है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, एकदम सिंपल मीनिंग में, तो ऐसा बताऊंगी, रुको ऐसे बताऊंगी मैं आपको। कैसे बताओगे सर? सुनो, इफ आम ओहो दिवाली है, पटाखों का सीज़न है। अच्छा, मैंने आपको दिवाली विश नहीं करी, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स एंजॉय द डे, और ये दिन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आप हमेशा खुश रहे और अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट करें। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के को मैं सिंप्लीफाई करने के बारे में कह रही थी। देखो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी कैसी बात है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सब मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें 3 मंथ का क्रेडिट मिला। ऑब्वियसली 3 मंथ का क्रेडिट मतलब 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, है ना, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। सर ऐसा ही हुआ, हमें 3 महीने बाद ही पेमेंट करना है, तो क्या हम इसे कैपिटल माने कि भाई 3 मंथ का उधार दिया, 3 मंथ की लायबिलिटी तुम वहाँ क्रिएट कर रहे हो? नहीं सर, इट इज़ अ करंट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, चलता है सर, कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में बढ़िया चलता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्रेडिट 12 मंथ की है, तो सर अगर ये 12 एग्जिटिंग कर जाती है ना 6 मंथ की, कोई भी उधार 6 मंथ से ज़्यादा एग्जिट कर जाता है तो उसे सेपरेट लोन मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? सेपरेट लोन। यानी कि तुमने अगर तुम्हारा क्रेडिट जो है वो क्या है, उधार हो चुका है ना 6 महीने से ज़्यादा, तो उसे सेपरेट लोन मानोगे, और जब तुम उसे सेपरेट लोन मानोगे तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट लोन तुम उसे अलग से उसके रूल्स के अकॉर्डिंग दिखाओगे, ठीक है। इन्होंने यही चीज़ बोली है, उन्होंने आगे क्लेरिफाई नहीं कर रखा है, बस इतना ही बोल के छोड़ दी। अब अगला एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर 9। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर्स $1000 टू हिज NRI ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। दी फंड्स आर सेंड फ्रॉम द PRII Indian bank account to the NRI brothers bank account in New York. Under accounts, the income tax law, gift is a capital receipts. However, under FEMA, once the gift is accepted by the NRI, no one owns and own anything to anyone in India or USA. The transaction is over the current account transactions। बताओ सर, देखो गिफ्ट अगर आपने किसी को भेजा है तो हमारा ये कहता है कि इट इज़ अ करंट, ठीक है, ठीक है सर। अगला, if gift is a current account transactions, why is there a restriction under current account regulations? It is because while there is no restriction on current account transactions, some reasonable restrictions can be imposed, otherwise people may transfer funds abroad under the cap of current account transactions।
ठीक है। इफ हाउएवर द PRII गिव्स अ PROI अ गिफ्ट इन इंडिया इन इंडियन करेंसी फॉर द PROI it will result in funds lying in India, alteration of Indian assets. For PRII there is no creation of assets or a liability as these transactions creates an assets in India. For the PROI it is a capital account transactions. ध्यान रखना ये क्या बोलता है, if however PRII gives PROI a gift in India is Indian currency or PROI will result the fund lying in India. PRII is no creation to assets and liability. ध्यान रखना, अगर आप assets और liability का creation कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा. गिफ्ट आर क्रिएटिंग असेट्स और लाइबिलिटी. क्लियर इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए. देखो एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है. अब ये क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता. यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. चिट फंड में, निधि कंपनी में, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में, रियल इस्टेट बिजनेस में और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में नहीं कर सकता. रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में नहीं कर सकता है. लेकिन हाँ सर, अगर वो टाउनशिप बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस बना रहा है तो फिर हम उसे अलाउ कर देंगे. इसके अलावा वो TDRB में ट्रेडिंग नहीं कर सकता एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता. आई थिंक इट इज़ अ वेरी मच क्लियर फ्रॉम माई साइड. एग्जाम्पल्स और कहीं है क्या, कहीं तो होंगे, कहाँ है. जस्ट सेकेंड, गिव मी जस्ट अ सेकेंड. एग्जाम्पल्स वो नहीं दिख रहे मुझे. यस सर. चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फटाफट से एग्जाम्पल्स हो चुके जितने थे. Printex Computer is a Singapore-based company having several business units all over the world. It has a unit for manufacturing computer printers with its headquarter in Pune. ठीक है, इनका हेडक्वार्टर पुणे में. ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने, है ना, कि हेडक्वार्टर पुणे में है, तुम सिंगापुर बेस्ड कंपनी हो, सेवरल बिजनेस यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी हेडक्वार्टर पुणे में है. इट हैज़ अ ब्रांच इन दुबई. देखो ब्रांच तुम्हारा दुबई में, तुम्हारा हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है, तुम्हारा ब्रांच दुबई में है, तुम सिंगापुर वाली बेस्ड कंपनी हो. तो सर सिंगापुर बेस्ड तो PROI हो गया, उससे तो हमें मतलब ही नहीं. लेकिन भाई साहब हमारा जो पुणे वाली कंपनी है और उसकी ब्रांच दुबई में है, विच इज़ कंट्रोल बाय द हेडक्वार्टर ऑफ पुणे. और सर हमने पढ़ा है कि अगर इंडिया का कोई बॉडी कॉरपोरेट जो है, इंडिया का कोई बॉडी कॉरपोरेट जो है वो क्या करेगा, बाहर किसी बॉडी कॉरपोरेट को कंट्रोल कर रहा है तो फिर उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे. इसलिए सर ये क्या बन जाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा. ठीक, इतना हमको समझ में आता है, इतना तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. वॉट वुड बी दी रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द FEMA 1999 ऑफ प्रिंटर यूनिट्स इन पुणे एंड द दुबई ब्रांच. बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंटर यूनिट इन पुणे, तो पुणे वाली तो PRII है ही है, दुबई वाली भी PRIIE है. ठीक है. मिस्टर साने एन इंडियन नेशनल डिज़ायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पज. मिस्टर साने जो एज अ इंडियन नेशनल डिज़ायर्स है टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज. अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए. हाँ यार रुको, पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करवा दो. सुनो. Dubai branch through not owned and controlled by the printer unit in Pune, which is a person resident in India. Hence the Dubai branch obviously person resident in India होगी. और देखो आंसर कैसे लिखना है, अगर आपको आंसर लिखना सीखना है तो आपको मेरी बात पर ये कुछ बातें हैं जिन्हें फोकस करना पड़ेगा. इट इज़ अ कंक्लूज़न. सर क्या इसके बिना नंबर मिलता है? सर ये 1 मार्क का है, इटसेल्फ 1 मार्क का कंक्लूज़न है जो आप नहीं लिखकर गलती करते हो. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आपसे पूछा है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब ये होता है. ठीक है, आपने उसे एक्सप्लेन करना होगा. और उसके बाद पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करो.
तो आपको ये बताना होगा कि पर्सन रेजिडेंट इन आउटसाइड इंडिया का मतलब ये होता है कि भाई साहब जो पर्सन एजेंसी या ऑफिस या ब्रांच जो भी है ऑन और कंट्रोल हो रहे हैं कहाँ, बाहर, ठीक है, उसका हमसे कोई नाता नहीं है। लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है ऑफिस ब्रांच इन इंडिया है ऑन और कंट्रोल बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या फिर जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडियन पर्सन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एक बार पढ़ के बता दूं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन अंडर क्लोज देयर ऑफ एज पर्सन वुड इंक्लूड एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच, एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ऑन और कंट्रोल बाय सच पर्सन, ठीक है, उस पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। द टर्म सच पर्सन अपीयर टू रेफर अ पर्सन हु इज इंक्लूड इन क्लोज 1 2 उन्होंने 6 में इंक्लूड कर रखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंटेक्स यूनिट, ठीक है। ठीक सर, नाउ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पता है, मिस्टर साने एन इंडियन नेशनल डिज़ायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है। वो चाहते हैं कि मिस्टर साने इज इंडियन नेशनल डिज़ायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन नेशनल्स डिज़ायर टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज, दे वांट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब रेमिटेंस करना चाहते हैं डॉलर 50,000 आउट ऑफ अ विनिंग ऑफ लॉटरी टिकट, और $1 लाख रुपीज़ सेंड टू द कल्चरल टूर। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है सर। हमारा शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 जो है, अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ लिखा हुआ है इसको तो पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है पता है, प्रोहिबिट ही कर रखा है, ठीक है, एकदम ख़त्म। दूसरा कल्चरल तो उन्होंने बोला था तुमको लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। अब देखना, अब बोलोगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसे अपन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ लिखना होगा अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने की ज़रूरत है, ये क्लियर हुआ? यस सर, तो यही इसका आंसर है। हाँ जी, यही इसका आंसर है, देख लो। आंसर लिखने के तरीक़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये प्रोविज़न आपको नंबर देगा नो डाउट, लेकिन ये और ये भी तो आपको नंबर देंगे। आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। पहला आपको रेमिटेंस के बारे में पूछा है, तो आप लिखेंगे कि भाई साहब हम शेड्यूल 1 में, हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो रेमिटेंस, लॉटरी टिकट विनिंग की रेमिटेंस को अवॉइड ही करता है, प्रोहिबिट ही करता है, ठीक है। और दूसरा आप बोलोगे कल्चरल टूर के बारे में, तो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, ये आपको नंबर देगा। साथ के साथ आपको ये भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर, ये क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इट इज़ बोला कि सर कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिटेड कर रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, और उसके लिए 3 शेड्यूल बना रखे हैं, और ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, और उसके लिए उन्होंने बोल रखा है कि भाई इनके लिए आरबीआई की परमिशन लो, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो, इसे प्रोहिबिटेड करो। तो एक समरी बता दी और फिर आपने अपने केस को एक्सप्लेन कर दिया और केस का कंक्लूजन लिख दिया, दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखना आप लोग फटाफट से, क्या बोलता है, स्टेट which kind of approval is required for the following transaction under the Foreign Exchange Management Act 1999. Ex film star want to perform along with associates in New York on the occasion of Diwali for Indians residing as a New York. क्या बोला, एक्स फिल्म स्टार है, बढ़िया बात है, want to perform along with associates in New York on the occasion of Diwali for Indians residing at New York. Foreign exchange travels to the extent of $20,000 is required for this purpose। यानी बहुत सिंपल सी बात है, एक फिल्म स्टार जो है वो क्या कर रहा है, अपने न्यूयॉर्क में कुछ ओकेशन पर परफॉर्मेंस कर रहा है दिवाली, एंड उसके लिए पता है 20,000 रुपये रिक्वायर है। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब अगर आप कल्चरल टूर के लिए पैसा ले रहे हो तो यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। आर वॉन्ट टू गेट हार्ट सर्जरी, सर भाई साहब को हार्ट सर्जरी करवानी है, कहाँ, यूके में करवानी है, यूनाइटेड किंगडम में करवानी है, ठीक है। अप टू व्हाट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बाय हिम एंड व्हाट आर द अप्रूवल्स रिक्वायर्ड, बताओ सर। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप LRS में करते हो तो भी दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा भी करते हो, आपके पास इनवॉइस है तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो विदाउट अ परमिशन, ये हमें अलाउड है। ये देखो सर, देखो दोनों का आंसर इस तरीके से उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। कई बार ये 2 नंबर में भी आते हैं, वो प्रोविज़न लिखने का और कंक्लूजन लिखने का 1 मार्क हो जाता है, देखो समझना। फॉरेन एक्सचेंज, और हमें 1 ही मिलता है क्योंकि हम कंक्लूजन नहीं लिखते, अगर हम प्रोविज़न ही लिख कर आ रहे तो समझना। फॉरेन एक्सचेंज ड्रोवल्स फॉर कल्चरल टूर रिक्वायर प्रायर परमिशन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हमने लिख दी लाइन,
समझ में आ रहा है? ये प्रोविज़न, इतना ही प्रोविज़न है, हाँ सर इतना ही प्रोविज़न है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्स। अब देखना, चूंकि यहाँ पर ये लाइन लिखी, यहाँ पर हम ये लिख रहे कंक्लूजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से समझें कि कहाँ हम अपने अपने मार्क्स बचा सकते हैं। इट इज़ अ प्रोविज़न। तो देखो, ये 2-4 लाइन में आपका प्रोविज़न और कंक्लूजन दोनों आ गया, और मुझे पता है यहाँ पर भी 1 मार्क है और यहाँ पर भी 1 मार्क है, और जब हम हमारा आंसर देखते हैं हमें सिर्फ 1 मार्क मिलता है, बहुत दुख होता है। लेकिन क्योंकि हमने भी पूरा लिखा होता है, लेकिन हम इतना सेपरेशन नहीं कर पाते। कैसे सेपरेशन नहीं कर पाते कि पहले वो प्रोविज़न लिख दिया। अब देखो, देयरफॉर इन द गिवन केस एक्स द फिल्म स्टार इज रिक्वायर्ड टू सीक परमिशन, सर किसकी लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, इन्होंने भी ऐसा नहीं लिखा कि ह्यूमन रिसोर्स की स्पेसिफिकली लो, इन्होंने भी बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लो। दूसरा यहाँ देखना कि भाई इंडिविजुअल कैन अवेल अ फॉरेन एक्सचेंज लिमिट LRS 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 ओनली। लेकिन हाउ एवर फॉर द मेडिकल एक्सपेंडिचर्स फॉर मेडिकल और फॉर एजुकेशन एडिशनल रेमिटेंस कर सकता है। एक्सेस रिक्वायर फॉर द अप्रूवल ऑफ RBI, ज़्यादा चाहिए RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको नो अप्रूवल ऑफ RBI रिक्वायर्ड है। और साथ के साथ अगर आपके पास एजुकेशन के लिए भी जा रहे हो तो कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोविज़न। क्या बोला सर? आपको 2.5 लाख तक अलाउड है डॉलर, और उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको अप्रूवल लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैंने आपको यहाँ बताया, मेडिकल और एजुकेशन, ठीक है सर। मेडिकल और एक एजुकेशन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, अपन वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक सर। हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो, चूँकि अब आपने क्या करना है, आपको अपना एक और मार्क्स सेव करना है। लिखो कंक्लूजन, लिखा हुआ भी है कंक्लूजन। देयर फॉर आर कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू अमाउंट एस्टिमेट दैट द मेडिकल, तो वो ड्रॉ कर सकता है बिना किसी परमिशन के, ठीक सर। अगला आ जाओ, छोटी छोटी सी लाइनों में आपके मार्क्स छुपे हुए। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एग्जामिन वेदर 5 an exporter is bound to make a declaration of gift of jewelry 20,000 रुपये एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया टू यूके। मान लीजिए यूके में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, चलो गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ रहती है, ठीक है, और वो कोई गिफ्ट यानी कि ज्वेलरी का जो 20,000 रुपये का है वो एक्सपोर्ट करता है। वो एक्सपोर्ट करता है तो क्या वो एक्सपोर्ट कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है, क्योंकि हमने बोला था कि भाई साहब गिफ्ट जो है वो अलाउड है, ठीक है। एज अ गिफ्ट अगर आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, आपको कोई डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गिफ्ट एक्सपोर्ट करते हो तो, है ना। कितना? सिर्फ 5 लाख रुपए, वहाँ रुपए लिखा हुआ है कि इतने रुपए तक अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, इतने रुपए तक अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको किसी तरीके की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर? शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग, दैट इज़ एक्सपोर्टर इज़ बाउंड टू डिक्लेरेशंस। हमेशा ही लिखा हुआ है कि भाई साहब एक्सपोर्टर को बाउंड किया जाता है कि वो जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसे डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है, लेकिन गिफ्ट में उसे एग्जिबिशन दे रखा है, बस उसी का आंसर है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ FEMA 1999 सर्टेन कंटेन इन सेक्शन 7, रीड विद सेक्शन 8, एन एक्सपोर्टर shall make appropriate declaration in the value of goods being exported, and he is also required to repatriate the foreign exchange due to India in respect of such export to India in manner within a time as may be prescribed, ठीक है। Under section 8, for exporter is under the obligation to realize and repatriate to India such foreign. However, if there is on delay in respect of export, it was not be violation of the not shall be a punishable. Section 8 applies the residents who shall be all the reasonable steps depending. Therefore, the category दे रखी है इन्होंने, that is exporter of the company can by way of gift shall in value, कितना बेच सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, गिफ्ट टू फ्रेंड्स इन द किंग, कितना? 5 लाख रुपये, नॉट लेस देन 5 लाख, मीन्स 5 लाख तक तो अलाउ होता है। गिफ्ट डज नॉट नीड एनी डिक्लेरेशन, है ना, कोई डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको पूरा प्रोविज़न जो है वो रिकॉल करवा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जी हाँ, करवा दीजिए। सुनिए, एक बार आइए। 1.52 कहाँ है? 1152 वेयर इज अरे यार रुको, यहाँ पर आए, ये देखो
अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या है, एग्जिम्शन है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको एग्जिम्शन से। तो यहाँ पर पता है क्या नहीं लगता है, डिक्लेरेशन नहीं लगता, डिक्लेरेशन नहीं लगता। अगर आप किसी को क्या भेज रहे हो, सर ट्रेड सैंपल भेज रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पर्सनल इफ़ेक्ट्स, ट्रेवलर्स, ठीक है, पर्सनल इफ़ेक्ट्स वो भेज रहे हो। उसके अलावा शिप स्टोर्स, ट्रांसिट कार्गो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहाँ पर पता है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द बिहाफ ऑफ मिलिट्री रिवेबल दैट इज़ इन फोर्स। तो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट कार्गोज, शिप स्टोर्स अगर ये सेंड हो रहे हैं, गिफ्ट अगर आप दे रहे हो और नॉट मोर देन 5 लाख रुपये, यानी कि रुपीज़ में है, मैं फिर कह रही हूँ देयर इज़ अ रुपीज़ में, ठीक है। एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन्स, स्पेयर पार्ट्स, ओवरहूलिंग्स एंड रिपेयर्स अब्रोड सब्जेक्ट टू द री इम्पोर्ट इन टू इंडिया, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट किया और फिर री इम्पोर्ट कर रहे हो विद इन अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एक्सपोर्ट, यानी कि आप मान लो अपने एयरक्राफ्ट को रिपेयर करवाने के लिए आपने एक्सपोर्ट किया, विद इन अ 6 मंथ में आप उसे फिर से री इम्पोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। पता है क्यों ऐसा यहाँ पर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? इसके अलावा देखो EFG इन्होंने ये दे रखा है कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन में, तो यहाँ पर भी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट गुड्स फाउंड डिफेक्टिव, अगर गुड्स डिफेक्टिव पाए गए, या फिर सप्लायर कोलेबरेटेड ऑन लोन बेसिस, और ये ठीक है 2-3 नाम हो रहे हैं। यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स फ्री ऑफ चार्ज, अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, और अगर आप गुड्स सेंड आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग पर्पज़ है, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने एग्जामेशन दे दिए जहाँ 5 लाख रुपए भी इन्होंने लिख दिए, तो वो गिफ्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि आप लोगों को ये सारा जो है ना इसके साथ पढ़ना है, ये देखो सेक्शन 8 के साथ पढ़ना है। ये पता है ये कहता है कि कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीरियड जो है वो क्या होता है, विद इन 9 मंथ ऑफ, और जो भी सच पीरियड है, जो भी स्पेसिफाइड कर रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें पैसा आ जाना चाहिए। मतलब आप एक्सपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सपोर्ट के 21 डेज़ में आपको डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, लेकिन आपको जो पैसा है ना वो 9 मंथ में, या फिर जो हमें RBI बताए ना उस पीरियड में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये गुड्स वेयर हाउस में रखे हुए, तो इन्होंने बोला 15 महीने, या फिर जो RBI प्रिस्क्राइब करे जो भी है उसमें उससे पैसा आ जाना चाहिए, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। इन्होंने बाद में पता है क्या बोला, इन्होंने ये बोला एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड हो सकता है क्या, एक्सटेंशन अगर रीजनेबल कॉज है तो RBI जो है वो कर सकता है, लेकिन जहाँ तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ सॉफ्टवेयर है, सर्विस है, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, या फिर तुम स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर हो, या फिर EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में हो, या फिर ये इलेक्ट्रिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में हो, ये कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ पर हो तो ये कहते हैं कि फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स शेल बी रियलाइज और रिपेट्रिएट विद इन 9 मंथ। समझ रहे हो, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, 9 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, और यहाँ पर 9 मंथ्स, ठीक है, 15 मंथ्स, यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ, टाइम टू टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवाती हूँ जो मुझे पता है, बारीक चीज़ें हैं। टाइम कहाँ है, शिपमेंट ऑफ गुड्स क्या लिखा हुआ है, कंसल्टिंग विद दी टाइम टू टाइम दैट डेट ऑफ एक्सपोर्ट, तो 9 महीने डेट ऑफ एक्सपोर्ट से, और वेयर हाउस है तो शिपमेंट से 15 महीने, यहाँ पर एक्सपोर्ट से 9 महीने, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड मिल सकता है क्या, सफिशिएंट कॉज है तो पक्की बात है मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि डेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इन केस, अगर सॉफ्टवेयर है ना, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अदर देन फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में जा रहा है तो पता है जब क्रॉस करेगा वो एक्सपोर्ट, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर है डीम टू बी डेट ऑफ इनवॉइस, तो ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता था तो मार्क इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है पता है, ये कहता है भाई साहब डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब, सॉरी डेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप फिजिकल मोड में एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब कि नॉट फिजिकल मोड में आप जा ही नहीं सकता, तो क्या करोगे पता है सर, ये फिर आएगा उस दिन सॉफ्टवेयर के मामले में डेट ऑफ
इनवॉइस, क्योंकि आप उसे कब सेंड कर रहे हो वो तो हमें पता नहीं, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई डेट ऑफ इनवॉइस हम लेते हैं। ये आपको कभी काउंटिंग में आ गया ना, ध्यान रखना 21 डेज़ में डेट ऑफ एक्सपोर्ट से आपको जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं वो डिक्लेरेशंस देने पड़ते, वो आपको बता ही दिए मैंने। अब फटाफट से आप क्वेश्चन पे आ जाओ सर, ये इतना ही बताना था मुझे। अगला आ जाओ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हम अगर दिमाग लगाए ना तो बहुत मज़ा आ जाए। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर, कौन सी तरह की अप्रूवल लगेगी। सर अगर मैं आपको कहूँ $5,000 ₹5,000 फॉर रेमिटेंस टूवर्ड्स हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर, तो सर ट्रांसपोंडर तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट है ना, नहीं, हाँ सर रेस्ट्रिक्ट ही है। नेक्स्ट ₹2,000 फॉर पेमेंट रिलेशन टू कॉलबैक सर्विसेज, सर कॉलबैक सर्विसेज भी तो रेस्ट्रिक्ट है, कॉलबैक सर्विसेज भी तो रेस्ट्रिक्ट है, तो फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई साहब ये तो आप दोनों ही रेस्ट्रिक्शन में फंसा रहे हो, है ना। मैम आप भूल गए कि ट्रांसपोंडर सर्विसेज रेस्ट्रिक्शन में नहीं आती हैं, ट्रांसपोंडर सर्विसेज शेड्यूल नंबर 2 पर आती है जहाँ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लगता है। आप कैसे भूल सकते हो, मैंने बोला आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पर जो है वो लगेगी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कॉलबैक सर्विसेज है, ये कॉलबैक सर्विसेज है, ये कॉलबैक सर्विसेज जो है वो फर्स्ट वाले में आती है, यानी कि शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर देख लो 5, ये देखो सबसे पहले आप सेक्शन 5 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर सेक्शन भी 5 है, कॉन्सिडेंटली हो गया, एग्जाम में होता नहीं ऐसा। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार आरबीआई की अप्रूवल लगती है और कई बार तो प्रोहिबिटेड ही हो जाते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इन्होंने बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है अगर ट्रांसपोंडर वाली सर्विसेज है, और अगर आपने ये वाली कॉलबैक सर्विसेज दी है तो ये तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में आती है। और ये आपने प्रोविजन भी लिख दिया, अपना कंक्लूजन भी लिख दिया, और खुशी खुशी अपने मार्क्स जो है वो आपको मिल जाने वाले हैं। सुरेश जो है वो क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14 ही लेफ्ट इंडिया एज 15 जुलाई 2014, ठीक है, वो भारत में ही रहता था 13-14 में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 15 जुलाई 2014 को वो स्विट्जरलैंड चला गया फॉर द परस्यूइंग हायर स्टडी। भाई साहब को पढ़ना है, भाई साहब को आगे बढ़ना है, भाई साहब को पढ़ना है, इसलिए हायर स्टडीज़ के लिए वो फॉरेन चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, what would be his residential status under the Foreign Exchange Management Act 1999 during the financial year 14-15 and 15-16। बताओ सर मेरी बात सुनो, अगर भाई साहब हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन गए, ये मैंने इलस्ट्रेशन भी करवाया कि आरबीआई की गाइडलाइन कहते हैं कि बंदा बाहर गया तो बंदा बाहर ही काम करेगा, लेकिन अपन तो अपने लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई साहब अगर हायर स्टडीज़ के लिए कोई बाहर गया है तो वो 3 पर्पज़ के लिए तो नहीं गया, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, ना बिजनेस के लिए गया, ना ही अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसके स्टेटस जो है वो 182 डेज से भापेंगे। अब 182 डेज से पता लगाने का मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो 13-14 में तुम इंडिया के थे, इंडिया में बैठे थे, तो 14-15 में भी तुम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही बनोगे। फिर 14-15 में तुम बाहर रहे पूरा, क्योंकि जुलाई में चले गए फिर आए नहीं कभी, तो फिर 14-15 में अगर तुम बाहर रहे तो 14-15 के लिए 15-16 का तुम क्या बनोगे, तुम 15-16 के लिए तो पर्सन PROI बनोगे, और यहाँ तुम बनोगे PRII, और बोलो क्या चाहिए तुमको, और बोलो, हो गया सर, ऐसा ही चाहिए हमको, और क्या चाहिए, ठीक है। मिस्टर सुरेश रिक्वायर्स एवरी ईयर $25,000 टूवर्ड्स ट्यूशन फ़ी और 30,000 फॉर द इंसिडेंटल्स एंड स्टे एक्सपेंसेस उसको लगती है। तो देखो एक बार एक काम करो ना, 25,000 प्लस 30,000 करो इंटू 12 करो, ओ माई गॉड $6,60,000 लगते हैं उसको, ऑब्वियसली सब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मैम ट्यूशन फ़ी ले रही है 30 × 12, तो ट्यूशन फ़ी तो 360 है, तो 360 की तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी ट्यूशन फ़ी की। इसके अलावा देखो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप ये इतना टोटल 250 के ऊपर जितना भी जाता है आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो अगर आपके पास इन्वॉइस होती है, जैसे ये आप प्रूफ कर देते हो, तो आपको इसके लिए परमिशन नहीं लेनी, लेकिन फिर आप 25,000 जो भिजवा रहे हो इंटू 12, जो 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा है ना, उसकी परमिशन लग जाएगी फिर तुम्हारे लिए। देखो पढ़े, ठीक है सर। देखो अगर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(5) के बारे में, पर्सन रेजिडेंट इंडिया का मीनिंग क्या होता है, जो मोर देन 182 डेज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया रहा हो, लेकिन वो इंक्लूड नहीं करता है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए या जो बिजनेस के लिए या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर गया हो इंडिया से, ठीक है।
इसके अलावा सर अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बंदा जो है वो सर्टेन पीरियड के लिए बाहर गया, जैसे हमारे सुरेश भाई साहब गए, तो 13-14 के लिए अगर वो लेफ्ट करते हैं तो फिर स्विट्ज़रलैंड गए, तो 2 साल का उनका जो टेन्योर है उसमें हमने बोला कि भाई साहब 14-15 के लिए तो वो रेजिडेंट इंडिया बनेंगे, क्योंकि 13-14 का स्टेटस देखेंगे, लेकिन 15-16 के लिए वो क्या बनेंगे, नॉट कंसिडर रेजिडेंट, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट, तो हम उसे क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि भाई वो हम उसे नहीं करेंगे, लेफ्ट रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज फॉर हायर स्टडीज़ के लिए आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन दे रखी है। क्या बोल रखा है, वो बार बार ये कहते हैं, आरबीआई कहता है कि अगर एग्जिटिंग कर जाता है, कंक्लूजन कहता है कि अगर 2.5 लाख रुपए से एग्जिट कर जाता है तो एस्टिमेटेड रिसीव द ट्यूशन फी दैट्स नीड टू फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ओनली, तुमको 55,000 आर अकेडमिक्स ईयर्स एंड हेंस अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोला पता है, क्या बोला, हाँ, foreign exchange for studies abroad according to para schedule 3 of foreign exchange management act ये बताता है आपको, individual can avail the foreign exchange facility for the studies abroad within the limit of 250 only. The additional remittance in excess of said limit shall require prior approval of RBI। भाई साहब तुम्हें RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, शेड्यूल 3 की बात कहता है, विदाउट सिंकिंग प्रायर अप्रूवल तुम 2.5 लाख तक खर्चा करो, कोई बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड रिसीव्ड फ्रॉम द institutions abroad. In these case, the foreign exchange requires is only 55 per academic years. Hence, the approval of RBI not required. देखो देखिए कैसे क्या बताना चाहता है ये, 25,000 एवरी ईयर है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, देखो यार गलती हो गई ना मुझसे भी, मैं भी इतना एवरी ईयर लगता है, एवरी ईयर, तो भाई साहब फिर तो 30,000 कितना हो रहा है, 55 ही हो रहा है, और हमने तो $2.5 लाख तक एग्जाम कर रखा है। इन द पर्टिकुलर कंडीशंस उन्हें किसी तरीके की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप भी ये गलती एग्जाम में मत करना, हो जाती है हड़बड़ी में, हम तो बहुत एक्सपर्ट है कैलकुलेशन चलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं एवरी ईयर देखा नहीं और सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो गलती हो सकती है, प्लीज़ आप ना करें। वैसे पता चल गया आप नहीं होगी है ना, क्योंकि हमें एक बार नोटिस में आ जाती है कोई चीज़, उसके बाद रेयर है कि वो हो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मिस्टर पी हैज़ वॉन अ बिग लॉटरी एंड वॉन्ट टू रेमिट $20,000 आउट ऑफ हिज विनिंग हिज सन इन यूएसए। सर लॉटरी से पैसा जीता है, तुम कहीं नहीं भेज सकते हो, ठीक है। एडवाइज वेदर सच रेमिटेंस इज परमिटेड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नो सर। मिस्टर जेड इज अनवेल एंड वुड लाइक टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट डन इन यूएसए। He would like to know the formalities required and the amount that can be drawn as a foreign exchange for the medical ट्रीटमेंट अब्रोड। तो सर बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट की इन्वॉइस है तो आप विदाउट अ परमिशन जितना चाहो उतना इलाज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा खर्च करना है करो। मिस्टर रोहन एज अ इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, $1 1,20,000 फॉर स्टडीज अब्रोड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स गिवन बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो बोला सर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टडीज़ अब्रोड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड, तो स्टडीज़ के लिए खर्चा करना करो, कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट के बारे में बोल रखा है कि गिफ्ट दे रहे हो किसी को, तो देखो 1,20,000 और 10,000 1,30,000 ही होता है, चलेगा। वेदर तो 2.5 लाख रुपये तक तो आपको इंडिविजुअल को तो अलाउड ही होती है, ठीक है, LRS स्कीम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट वॉज ऑल क्वेश्चन मैंने तुम्हें कवर करवा दिए है। ये देखो ये वही है, देन ये एक BC हो रहा है ना, ठीक है सर। नो नीड टू टेक अ परमिशन, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी सर।